देखें, जिस एक्ट की बात की है, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक एक्ट है और इसके सब लॉ जो होते हैं, सब लॉज होते हैं। नेशनल असेंबली की हाउसिंग सोसाइटी का अलग है और सेनेट की हाउसिंग सोसाइटी का अलग है, उसके मुताबिक है। तो उनमें से मैंने जो 2-4 पॉइंट उठाए, उसको तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर बैठे हुए लोगों ने उसका जवाब आए बाय शाय में दिया और उसका सही जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि जी ये बात जो है ऐसे नहीं है। जबकि मैंने अपनी जो भी मालूमात की हैं, और ज़ाहिर बात है एक चीज़ तो सामने आ ही जाती है कि उसके मुताबिक जो उन लॉज़ के मुताबिक जो है कोई मेंबर जो इनकी मैनेजमेंट कमेटी का होता है, वो 2 टेन्योर के बाद तीसरी दफ़ा वो नहीं आ सकता। तो ये मेंबरान जो है कमेटी के तीसरी दफ़ा आके बैठे हुए थे और उनका कि कोर्ट का आर्डर के मुताबिक जो है हमें जो उसने ख़त्म कर दिया। तो अब मैंने उनसे कोर्ट का आर्डर मंगवाया अगली नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। एक बात ये, दूसरा हमारी वहाँ पर बैठी हुई थी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की सर्कुलर रजिस्ट्रार साहिबा एडिशनल जो है, उन्होंने ये कहा कि जनाब ये 2011 से मामला जो है गड़बड़ है। उस वक्त जो कागजात थे नेशनल असम्बली उस ज़मीन के पूरी तरह से उनको दे नहीं पाई थी। तो सोचने वाली बात ये है कि 2011 के मामले को चेक करने वाले कौन लोग थे, वो भी तो ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ थी ना। जब वो अपना काम नहीं कर पा रही हैं और वो उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि वो अपना ही एक बंदा एज जो है मैनेजमेंट के तौर के ऊपर उसको क्या कहेंगे, उसको बिठा देते हैं आपके सरों के ऊपर ला के, और इस बॉडी को जो होता है जो जिसने मामलात को मैनेजमेंट कमेटी ने लेके चलना था उसको ख़त्म कर देते हैं और 10 साल तक इन्हीं का बंदा यानी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का बंदा ही आकर 10 साल तक यहाँ पर बैठा रहा और वो भी यही काम करता रहा। तो मामला तो उनको ठीक करने थे ना, ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी कि ये मामला इतने गंभीर होते। तो गलती जहाँ से होती है उसको उसी वक्त पकड़ लेना चाहिए। और इंसान है ना, गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन इसको इस तरह से फिर उस पर गलती के ऊपर मज़ीद गलतियाँ करते जाना, तो मुझे नहीं लगता कि ये मामला जो है इतनी जल्दी हल हो पाएगा। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं जब हम अपनी नीयतें ठीक कर लें, क्योंकि जब हम अपना कोई ज़ाती चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो उसके लिए तो हमारी नीयतें भी, हमारी कोशिशें भी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। लेकिन जो सरकारी मामलात में जब हम ख़रीदारी करने जाते हैं तो वो सारे काम हमारे उल्टे पड़ते हैं। हमारे सोच विचार, हमारी वकालत, हमारे मतलब जितने भी हमने सब कुछ हायर किया होता है वो सब जो है ना वो हमारा काम नहीं करते। तो ये मामलात हैं। देखिए, बहुत बड़ी जाती है। एक हाउसिंग सोसाइटी अगर बनाई जाती है आपके नेशनल असेंबली के एम्प्लॉइज़ के नाम के ऊपर, उसका मकसद ही यही है कि उनके एम्प्लॉइज़ को किसी तरह से अकोमोडेट किया जाए। अच्छा, फिर जब रूल्स बन गए हैं, उस रूल्स के मुताबिक मेंबरशिप, जिसको ये सीनियरिटी का नाम दे रहे थे, मेंबरशिप होती है। यानी कि अगर आपकी मेंबरशिप 1 है, मेरी मेंबरशिप 2 है, 3 है, 4 है, मतलब नंबरिंग है इस मेंबरशिप की। अच्छा, अब मेंबरशिप के ऊपर भी ये कहते हैं कि बाय लॉज जो है इनके हैं, उसके मुताबिक मेंबरशिप जो है ये लोग कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपको उस बंदे को बुलाना पड़ेगा, कमेटी उसको अपने सामने सुनेगी, यानी कि एक प्रोसीजर होता है। आप बग़ैर उसको सुने जो है उसकी मेंबरशिप कैंसिल नहीं कर सकते। दूसरा ये कि अगर उसके शेयर्स, मतलब शेयर्स मीन्स ये कि अगर 10,000 रुपये भी उसने उसका हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जमा करवाया है, तो किसी भी तरह से ये रूल्स नहीं है कि आप उसकी जो है उसका प्लाट किसी और के आगे जो है वो बेच दें। और ये आपने खुद कमेटी में सुना होगा कि उन्होंने कहा कि सिर्फ 25-26 एम्प्लॉयज़ रह गए हैं और बाकी सब तो ये दूसरे लोगों ने आके ख़रीद लिए। तो मतलब एक हाउसिंग सोसाइटी जिसका बेनिफिट हमने इन एम्प्लॉयज़ को पहुंचाना है, तो उसका बेनिफिट जो है बाहर के लोग उठा रहे, तो ये सरासर ज़्यादती है उनके साथ। क्योंकि आज के इस वक्त के अंदर आपको 16 लाख का प्लाट कहीं से नहीं मिलेगा और इन मुलाजमीन की तवक्कुआत वहीं पर हैं। और अभी जो मेरे सामने एक जो उन्होंने चीज़ें हमें प्रोवाइड की थी उसको मैंने देखा, तो चलें ठीक है, अगर उनकी बात पे चलते हैं। उन्होंने कहा कि जिसने पैसे जमा करवाए हमने अलॉटमेंट कर दी, तो मेरे पास वो सबूत आ गए हैं। उसके मुताबिक अब मैं बात ये करूँगी कि जनाब अगर किसी ने 2013 में पैसे जमा करवाया तो फिर उसको सीरियल नंबर प्लाट नंबर 1 मिलना चाहिए ना, उसको फिर 200 नंबर का प्लाट तो नहीं मिलना चाहिए। फिर जिसने दोबारा पैसे जमा किया उसको दूसरा नंबर मिलना चाहिए। तो ये लूट मार मचाई हुई है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कब्ज़े भी करवाए हुए हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक माफियाज खड़े किए हुए, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ाइलें बिक रही हैं। और यहाँ पे इंकशाफ हुआ कि फ़ाइल जो है नहीं बेची जा रही। अभी मैंने पता किया है कि 2025 के अंदर रिसेंटली अभी जो है कुछ अर्से पहले फ़ाइल बेची गई और फ़ाइल ली गई। तो इसका मतलब है कि स्टाम्प पेपर के ऊपर फ़ाइलें बिक रही हैं और इनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है और फिर ये बातें हो रही हैं सारी।